गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैंने आपको 4 सीरीज बताई थी। पहली बोलते हैं 3D सीरीज, दूसरी बताई थी आपको 4D सीरीज, तीसरी बताई थी 5D सीरीज और चौथी आपको बताई थी 6D सीरीज। अब ध्यान रखना, 3D सीरीज को ही मैं कह देता हूं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब यहां ट्रांजिशन शब्द आ रहा है, इसको डिफाइन पिछले लेक्चर में मैंने कर दिया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी एटॉमिक स्टेट या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हों। अगर अपूर्ण डी कक्षक हैं तब ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ मैं समग्र यूज ले रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D के लिए। ये कहलाती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज इसे क्या कहते हैं? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और ये कहलाती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब ध्यान रखना, ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो आपको चूंकि डी ब्लॉक की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के अंतर्गत डी कक्षक जो होते हैं, ये सामान्यतः एक जो डी उपकोष होता है उसमें कुल 5 डी कक्षक पाए जाते हैं। डी जो सबसेल होता है, उस डी सबसेल में कुल कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं, तो कुल 10 डी कक्षक, कुल 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक सीरीज में 10 होंगे, तो कुल जो कुल जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कुल कितने हो गए? कुल 40 तत्व हैं। यानी डी ब्लॉक से जुड़े हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, मैं 3D सीरीज की बात करता हूं। ये जो सीरीज है ये एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक आती है। जनरली मोस्टली इन्हीं के बारे में अपने को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज़्यादा अध्ययन करना है। इन्हीं के कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 4D सीरीज है, ये 39 से लेकर 48 तक आती है। 5D जो सीरीज है ये 57 वाला एलिमेंट आता है, देन आफ्टर 70 to 80। ऐसे ही 6D सीरीज है, वो 89 वाला एलिमेंट आता है, देन इसके बाद में 104 to 112। ये कुल 40 तत्व हैं। अब ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में कोई किसी प्रकार का तत्व नहीं है, लेकिन चूंकि इनके बीच में 14 तत्व आ जाते हैं। 57 से लेकर 71 तक, यानी 58 से 71 तक के बीच में जो 14 एलिमेंट्स रह गए, ये 14 एलिमेंट्स कहलाते हैं 4F सीरीज की, या इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना, ये लेंथेनाइड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में फंसे रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे ही 89 और इसके बीच में यानी 93, 103, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है 5F सीरीज की। 5F सीरीज का मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन समाहित होता है वो 5F सब सेल में समाहित होता है। इन्हें हम कह देते हैं एक्टिनाइड।
एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि 89 वाला जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है, एक्टिनाइड्स, AC से प्रारंभ होता है। अब ध्यान रखना, एक्टिनाइड सीरीज ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में फंसे रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये कुल जो 5D 6D है, ये जो 3D सीरीज है, मैंने ये भी बता दिया था कि इस 3D सीरीज के जो चालू होती है वो 4th आवर्त से यानी 4th पीरियड से चालू होती है, ये 5th पीरियड से चालू होती है, ये 6th पीरियड से चालू होती है और ये 7th पीरियड से चालू होती है। अब ध्यान रखना, अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व 4थे आवर्त से प्रारंभ होंगे और 7वें आवर्त तक पाए जाते हैं। 4थे आवर्त से प्रारंभ होकर 7वें आवर्त तक। और वर्ग की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक के बीच में आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक आते हैं। अगर मैं ओल्ड की बात करूं तब ऐसी स्थिति में ये 3rd B से प्रारंभ होकर 2nd B तक पाए जाते हैं। 3rd B से प्रारंभ होकर 2nd B के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 3rd अगर अपन वर्ग की बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 11 और ये आपका 12 है। तो ध्यान रखिएगा, ये आता है 3rd B से, ये आता है 4th B, ये 5th B, ये 6th B, ये 7th B और ये 8th से जुड़े हुए ये आपका 1st B और ये आपका 2nd B। कहने का तात्पर्य है कि 3rd B से चालू होकर 2nd B वर्ग तक पाए जाते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये तीसरे वर्ग से चालू होकर 12वें वर्ग तक पाए जाते हैं। कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक, ये भी 3 से 12 तक, वर्ग संख्या 3 से 12 तक, ये भी वर्ग संख्या 3 से 12 तक, ये भी वर्ग संख्या 3 से 12 वाले में और ये भी वर्ग संख्या 3 से 12 वाले में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नेक्स्ट में करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनमें 3 ये 3rd वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, यानी 4F वाले तृतीय वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक ही वर्ग से, क्योंकि इसीलिए इनको मूल जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें स्थान न देकर नीचे की तरफ रखा गया है। तो कुल मिला के ये आपके एलिमेंट्स थे। अब देखिए, आपको इन एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, साथ ही उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्योंकि पूरा खेल इन्हीं के ऊपर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनके एटॉमिक नंबर से। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं इनके एटॉमिक नंबर के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या है। ध्यान रखिएगा, 3D सीरीज है वो 21 से लेकर 30 तक के तत्व हैं। सबसे पहला जो तत्व पाया जाता है वो आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। ये परमाणु क्रमांक 21, ये 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये आपका 30। एक चीज और बता देता हूं आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 D 1 से 10 और NS 1 से 2। ये 1 से 2 लिखने का कारण है कि कई बार S ब्लॉक का S जो कक्षक है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर D में समाहित हो जाता है। वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण, या ऐसे कहूँ कि इन इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज है, अंतर परिवर्तित स्थायीकरण है, उनकी वजह से इन दोनों की स्टेबिलिटी के कारण ये ऐसा होता रहता है। ये था आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम से प्रारंभ होकर
जिंक तक के 10 तत्व पाए जाते हैं, 21 से लेकर 30 तक। 4D सीरीज है ये 39 से 48 तक। ये आती है आपकी यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, आपकी सिल्वर और कैडमियम। ये आता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, सॉरी सिल्वर Ag, 45, 46, 47 और ये आपका 48। यानी यट्रियम से लेकर कैडमियम तक के जो 10 तत्व हैं वो आते हैं आपकी 4D सीरीज में। अब आ जाता है 5D सीरीज, ये 57 और फिर 72 टू 80। क्लियर? ये जो 57 पे आता है, लेंथानम, हेफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लेंथानम 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और यह आपका 80। कहने का मतलब है कि 57 से लेकर 57 के बीच में यहाँ कौन आ जाते हैं? 14 एलिमेंट आते हैं, 14 तत्व हैं। 14 एलिमेंट्स कौन से? ये आते हैं आपके 4F सीरीज के, इनके बीच में, यानी 58 से 71 तक के बीच के तत्व हैं। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु आकार बढ़ जाता है, क्योंकि कोष परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कोष परिवर्तित होते हुए भी इनका आकार लगभग एक जैसा होता है। उसका कारण है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इन तत्वों की जो केमिस्ट्री है वो लगभग इनके समान, यानी एटॉमिक साइज लगभग सेम होती है, लेकिन इन दोनों की बिहेव अलग होता है। ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स है ये 89 और फिर चालू होता है 104 टू 112, 104 से 112। अब ये 89 एक्टिनियम से प्रारंभ होकर रदरफोर्डियम, एक्टिनियम 89 वाला, फिर 104 रदरफोर्डियम, 105 डबनियम, 106 सीबोर्गियम, 107 बोहरियम, 108 हेस्नियम, 109 मिटनेरियम, 1110 डर्मेस्टिडियम, 1111 रोंटेजीनियम और 112 कोपरनीसियम। ये कुल 14 तत्व हैं। अब यहाँ पर भी 89 से बीच में 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनको हम कह देते हैं 5F सीरीज। इन्हें हम क्या कह देते हैं? 5F सीरीज। तो कुल मिला के ये आपकी 40 तत्व हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो पूरी सीरीज है ये तो मैन मेड सीरीज है, मैन मेड एलिमेंट्स, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में इनका निर्माण किया गया है। और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के कारण अनस्टेबल हैं, इसलिए इनके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, हालांकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वही बात आती है 6d1 और 7s2 में भरा जाएगा, और ये 6d10 7s2 तक रहेगा। क्लियर? अब अपन जो चर्चा करेंगे वो केवल 3D 4D और 5D सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये कुल 40 एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। 3D सीरीज 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आते हैं। 4D सीरीज में 39 टू 48 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स आते हैं।
5d सीरीज में 57, देन आफ्टर 72 टू 80 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं। और 6d सीरीज की बात करूं तो 89, देन आफ्टर 104 टू 1112 या 112 वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी 112 तक के तत्व इसमें सम्मिलित रहते हैं। इसमें जो 21 से 30 वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इसकी इस सीरीज की अपन ज़्यादा स्टडी करेंगे और इन्हीं के ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस सीरीज में एटॉमिक नंबर का जरूर ध्यान रखें, और मैं इसी का ध्यान रखने के लिए आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी चर्चा करनी है। तो ध्यान रखना, क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर बाकी सब में एक सेट ट्रेंड चलता है, क्योंकि अपन बात करते हैं तो 3d1 4s2, ऐसे ही 3d2 4s2। मैं इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर, जो आर्गन का है 3d3 4s2। अब यहाँ 3d4 न होकर 3d5 4s1, ये मोर स्टेबिलिटी की वजह से, यानी अनपेयर्ड आपका हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उस वजह से ये 3d5 4s1 में आ जाता है। देन आफ्टर यही 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, और यहाँ फिर आते ही 3d10 4s1, और यह आपका 3d10 4s2। अब ध्यान रखना, मैंने कहा कि इन दो का आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर वाले का। क्रोमियम और कॉपर वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होना चाहिए था वैसा न होकर अन्यत्र प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। उसका कारण है कि इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर। तो ऐसी स्थिति में हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अन्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होने की वजह से ये इस रूप में पाए जाते हैं। अब इनके कारण क्या है, डी और एस में से इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरचेंज, तो इनके बारे में इन्हीं की जो जनरल प्रॉपर्टीज है इनमें चर्चा करेंगे डिटेल से। यहाँ मैं केवल बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। तो ये सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स इन्हीं के हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हीं के हैं। साथ ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने की ये एक महत्वपूर्ण डी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी है कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो संकुल यौगिकों का निर्माण करने का कारण है कि एक तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी इन पर आवेश घनत्व ज़्यादा है, साथ ही इनका परमाणु आकार छोटा है, साथ ही ये इनमें जो n-d और s वाले कक्षक हैं ये वैकेंट कक्षक आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं, और वैकेंट कक्षक उपलब्ध करवा देंगे तो ऐसी स्थिति में ये लिगेंड के साथ पेयर करके क्या निर्माण कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने को 3D सीरीज के वाले एलिमेंट्स ये हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। 4D सीरीज है ये इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये कुल 10 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही लेंथानम, हैफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी 57 से लेकर 80 तक के एलिमेंट्स। ऐसे ही एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हेस्नियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टिडियम, रोंटेजिनियम और कॉपरनीसियन, ये कुल 10 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाने का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो ऐसे बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, और दूसरा इसी का विपक्ष रूप बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक तत्व कुल संख्या में 40 हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 से 10 और ns2 हो सकता है, n1 से 2। जो 6D सीरीज है वो रेडियो एक्टिव सीरीज है। ये मैंने आपको बता दिया कि 7वें आवर्त से प्रारंभ होती है, ये 5वें आवर्त और ये 4थे आवर्त से प्रारंभ होती है। वर्ग संख्या 3 से 12 तक ये आपस में जुड़े हैं। अब महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन किया, एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के अध्ययन में आपने ये देखा कि सामान्यतः एस ब्लॉक के तत्व हैं वो एक वर्ग वाले तत्व आपस में काफ़ी ज़्यादा समानता दर्शाते हैं, यानी उनमें गुणों में जो समानता है वो वर्ग के अनुसार है। परंतु ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के,
चूंकि स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, यानी तीसरे वर्ग से संबंधित हैं। मैं यहाँ समझा सकता हूँ, ये आपका तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। ये जो तीसरे वर्ग वाले तत्व हैं, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे समानता न दिखाकर एक हॉरिजॉन्टली, यानी मैं ऐसे कहूँ कि आवर्त के अनुसार ज़्यादा समानता दर्शाते हैं। साथ ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कही थी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखना, वर्ग संख्या 12 के जो तत्व हैं, वर्ग संख्या 12 के डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो ट्रांजिशन सीरीज के तत्व नहीं कहलाते हैं। अर्थात जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम ये सामान्यतः वर्ग डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, परंतु ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तत्व नहीं है, यानी संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व की परिभाषा के लिए मैंने आपको कहा कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु अवस्था का मतलब है कि जैसे परमाणु था, परमाणु अवस्था या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वो दर्शाते हैं। अब चूंकि ये वाले तत्व तो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए डी कक्षक तो क्या रहेगा, फुल्ली फिल्ड रहेगा। तब ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है और कॉपरनीशियम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। ये था आपका डी ब्लॉक तत्वों का कुल डी ब्लॉक तत्व। अब मैं चर्चा करूंगा डी ब्लॉक तत्वों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व मैंने आपको बताया कि ये सामान्यतः एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य उपस्थित होते हैं। सारे के सारे तत्व धातु हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो कैसे हैं, धात्विक तत्व हैं। धात्विक तत्व का मतलब होता है कि सामान्यतः ये मेटेलिक नेचर शो करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या विद्युत धनात्मकता का गुण इनमें पाया जाता है। तो अगला बिंदु आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक properties of D block elements, डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। अब अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, या मैं ऐसे कहूं कि 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज के जो तत्व हैं वो कौन कौन से कॉमन गुण उनमें पाए जाते हैं, वो कहलाते अभिलाक्षणिक गुणधर्म। यानी सभी तत्व इंडिविजुअल श्रेणी की बात न कर सभी तत्व कॉमन जो गुणधर्म दर्शाते हैं उन्हें हम कह देते हैं अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पहला आ जाता है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर मैंने कहा कि सामान्यतः इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और मेटेलिक नेचर होने के कारण से ही ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी विद्युत धनात्मकता का गुण इनमें पाया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज। पहली बात आ जाती है, बात आती है इनके मेल्टिंग पॉइंट की। इनके मेल्टिंग पॉइंट उच्च होते हैं, चूंकि धातु है तो इसलिए इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा उनके जो गलनांक है उनका मान काफ़ी हाई होता है। तो मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट का मान ये दर्शाते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट का मान बहुत उच्च होता है। अगला आ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये संकुल निर्माण की प्रक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात संकुल का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के संकुल निर्माण का कारण मैंने बताया कि इनका एक तो सामान्यतः जो आवेश घनत्व होता है वो ज़्यादा है, साथ ही ये क्या करते हैं, अपने n-d और ns जो ऑर्बिटल्स हैं ये उस आने वाले लिगेंड्स को आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं, फलस्वरूप उनके साथ जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। तो इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। अगला आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये चुंबकीय गुणधर्म दर्शाते हैं।
अब ध्यान रखना, चुंबकीय गुणधर्म की बात करूं तो मैं मोटे तौर से इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांट देता हूं। एक आता है इंडिविजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और दूसरा आता है कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इंडिविजुअल की मतलब है कि पड़ोसी कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। इस आधार पर मोटे तौर पर दो टाइप की, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं इंडिविजुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस ऐसा बिहेव दर्शाते हैं, जबकि मैग्नेटिकली कंसंट्रेट जो सब्सटेंस है यानी जिनमें दो पास ज्यादा पास हो वो कोऑपरेटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। मोटे तौर पर ये दो प्रकार का, एक आता है आपका डायमैग्नेटिक और दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक। कोऑपरेटिव में तीन आ जाते हैं, आपका आता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और तीसरा आता है फेरीमैग्नेटिक। मैं केवल यहां इन दोनों की बात करूंगा। डायमैग्नेटिक वो जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये वो दर्शाते हैं जो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो प्रेजेंट, यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के में परमाणु हो या आयन हो वो अनुचुंबकीय दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब है कि उनमें सामान्यतः है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही उनमें क्या पाया जाता है, चुंबकीयता का गुण पाया जाता है। अब ये डिटेल से आगे चर्चा करेंगे कि सामान्यतः मैग्नेटिक उत्पन्न क्यों होता है या मैग्नेटिज्म क्यों पाया जाता है, किसकी वजह से ऐसा होता है। अभी शॉर्ट में बात करते हैं कि सामान्यतः जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो पैरामैग्नेटिक है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक है। अब जरूरी नहीं है कि उसमें अगर मान लीजिए किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें डायमैग्नेटिज्म साथ में है, लेकिन चूंकि पैरामैग्नेटिज्म की उपस्थिति में डायमैग्नेटिक छूट जाता है, या मैं ऐसे कहूं कि ये प्रभावशाली ज्यादा होने के कारण से ये प्रभाव छुप जाता है। तो ऐसी स्थिति में पैरामैग्नेटिज्म के लिए अपन ये कह देते हैं कि ऐसा प्रभाव जिसमें अनपेयर्ड या ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, पैरामैग्नेटिक। तो ये सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगला आ जाता है कलर। डी ब्लॉक के तत्व या आयन ज्यादातर रंगीन होते हैं। अब रंगीन होने का कारण क्या है, अगर ये विजिबल रीजन से दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है तो वो हमारे को क्या नजर आता है, कलर नजर आता है। अब ध्यान रखना, इस कलर का उत्पन्न होने का मूल कारण है डीडी ट्रांजिशन। अब ये ध्यान रखिएगा, डीडी ट्रांजिशन ही की वजह से ही कलर आए, तो ध्यान ये गलत है। इसके अलावा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी कलर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहां शॉर्ट में बात कर रहे हैं केवल चूंकि डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि डीडी ट्रांजिशन के कारण इनमें क्या होता है, कलर उत्पन्न होता है। डीडी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि निम्न ये जो डी कक्षक होते हैं मेटल के, ये डी कक्षक जैसे इनके लिगेंड के संपर्क में आता है तो ऐसी स्थिति में दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग की वजह से निम्न डी कक्षक से उच्च डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा तो ऐसे इसके फलस्वरूप निम्न डी कक्षक से उच्च डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के जाने यानी इलेक्ट्रॉन के होने वाले ट्रांजिशन के फलस्वरूप हमारे को क्या उत्पन्न होता है, रंग नजर आता है। लेकिन वो स्पेसिफिक रीजन में होना चाहिए, यानी विजिबल जो पार्ट है, यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक का जो रीजन है उस रीजन के अंतर्गत ये समाहित होना चाहिए। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज फॉर्मेशन। तो ये तो सारे के सारे मेटेलिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिश्र धातु बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण भी करते हैं, अंतराकाशी यौगिक, इंटर कंपाउंड फॉर्मेशन। अंतराकाशी यौगिक यानी अंतराकाशी यौगिक का मतलब है कि ये जो मेटेलिक बंध बनाते हैं
तो इन धातुओं के बीच में स्पेस रह जाता है। उन स्पेस में अगर कोई नॉन मेटल, जैसे छोटा नॉन मेटल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि अगर फंस जाता है तो ऐसे जो कंपाउंड्स का निर्माण होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। ये डी ब्लॉक तत्वों की कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी। अब इनकी एक अति महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है, वो आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी के आधार पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण है कि N-1D जो इलेक्ट्रॉन है, D कक्षक हैं, और NS जो कक्षक हैं, इन कक्षकों के मध्य एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इन दोनों में से ही इलेक्ट्रॉनों का पारगमन हो सकता है। फलस्वरूप ये एक निश्चित, जिस तरीके से एस ब्लॉक के तत्व एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने का कारण मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, मेटल हैं। मेटल होने की वजह से सामान्यतः है मेटलिक गुणधर्म, अर्थात इसमें तन्यता का, आघातवर्धनीयता का आदि गुणधर्म पाए जाते हैं। और गुणधर्म पाए जाने के मूल कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर शो करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ये फिक्स एक निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था न दर्शाकर एस ब्लॉक तत्वों के समान ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का कारण है कि N-D और NS कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से ये सामान्यतः है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कुछ तत्व हैं जो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, जैसे मैं बात करूं आपके जिंक की, जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है +2। ऐसे ही स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ डी ब्लॉक के तत्व हैं वो निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो आपको S, D, F या इनके अलावा F में भी सामान्यतः है एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अपन मानकर उनका निर्धारण करते हैं +3, लेकिन कुछ तत्व +3 के अलावा भी अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो आपको S, D या S व D दोनों ही और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। ये था आपका डी ब्लॉक तत्वों का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का, जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे प्रथम जो ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के गुणधर्मों के बारे में, वो किस टाइप के बाइनरी कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स किस टाइप के बनेंगे, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।